चलो आज हम टैक्सेशन में सेकंड चैप्टर डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपके पास यही बुक होना चाहिए और मैं इसी में से कुछ पॉइंट्स या कुछ पेज नंबर्स बताकर पॉइंट्स हाईलाइट करता जाऊंगा। आप अपने साथ पेन पेंसिल या हाइलाइटर रखेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। अब डेफिनेशंस, इस चैप्टर में से फ्यू डेफिनेशंस आते हैं। अब डेफिनेशन को समझने के लिए हमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर भी एक वर्डिंग्स दी हुई है कि टैक्सेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी गवर्नमेंट। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस ज़रूरी होते हैं। और वो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती किससे है? तो टैक्स पेयर से लिया जाता है। बट द ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरीज ऑफ द टैक्स पेयर्स। ये टैक्स पेयर्स की आर्टरीज में से, मीन्स एक टैक्स पेयर्स की नसों में से ब्लड निकाला जाता है। इनके कहने का मतलब ये है। सो ये इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए और फिर टैक्स पेयर्स को ही प्रॉब्लम ना हो। तो समझते हैं कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कब से इनकम टैक्स आया वो इसमें दिया हुआ है। इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन द टोटल टैक्सेबल इनकम। वर्ड अंडरलाइन करोगे, ऑन द टोटल टैक्सेबल इनकम। सो ऐसा कोई भी इनकम नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। हाँ, फ्यू एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं, ज़रूर हैं, बट वो एक्सेप्शनल केसेस में है। बाकी टोटल इनकम पर टैक्स देना होता है। अब टोटल इनकम किसे कहते हैं? सो कोई भी पर्सन पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है? सो पैसा कमाने के वेज, फर्स्ट इज सैलरी, देन सेकंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, फैक्ट्री है तो बिजनेस होगा। टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट तो वो प्रोफेशनल्स हैं। सो या तो जॉब करता होगा, सैलरी मिलती होगी, हो सकता है वो कोई बिजनेस कर रहा है। देन थर्ड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दैट मीन्स रेंट, रेंटल इनकम मिलता होगा उन्हें। फोर्थ इनकम इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमने कोई शेयर्स लिए, उसकी वैल्यू बढ़ गई। हमने कोई प्रॉपर्टी ली, फ्लैट लिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। आज से 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी हमने 10 लाख में ली थी, आज 20 लाख में बेच दी। सो ये जो इनकम होती है, इस इनकम पर भी हमें टैक्स देना होता है और उसे कहते हैं कैपिटल गेन। देन फिफ्थ नंबर में आता है अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इन चारों में नहीं आता ना, वो बाकी बचा हुआ यहाँ आ जाता है। सो अदर सोर्सेस में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी ने ब्याज पे पैसा दिया है, बैंक में एफडी की है, इंटरेस्ट मिला। सो इंटरेस्ट ना सैलरी में आता है, ना बिजनेस में आता है, ना रेंट में आता है, ना ही कैपिटल गेन में आता है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। ओके, कोई हॉर्स रेस किया, कोई गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग मीन्स कहीं कसिनो में सट्टा लगाया, कहीं से भी पैसा जीता, उस पर भी टैक्स है। और आप बोलोगे कसिनो में सट्टा लगाना, गैम्बलिंग करना, सो कुछ जगहों पर लीगल है। जैसे गोवा में कसिनोस हैं तो गोवा में गैम्बलिंग होता है, वहाँ से जो पैसा कमाया होगा उस पर भी टैक्स देना होगा। हॉर्स रेस, घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया तो टैक्स देना होगा। कोई गिफ्ट मिला, किसी ने गिफ्ट दिया, उस पर भी टैक्स है। समझो गिफ्ट की अलग एक डेफिनेशन है। अगर ये गिफ्ट पेरेंट से आ रहा है, रिलेटिव से आ रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। समझो मदर फादर ने बेटे को गिफ्ट दिया, बेटी को, या ग्रैंडफादर ने दिया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। भाई ने बहन को दिया तो कोई टैक्स नहीं है। सो कुछ पर टैक्सेस नहीं हैं। बट अगर गिफ्ट हमें अपने बॉस से मिल रही है, अपने क्लाइंट से मिल रही है, फ्रेंड से मिल रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स है। अच्छा, कोई प्राइज़ जीता, प्राइजेस मिले,
जैसे कोई केबीसी में गया, वहाँ से 1 करोड़ रुपया जीता, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। सो जो इन चारों में नहीं आता, बचा हुआ है, वो सब यहाँ आ जाएगा। ओके, डिविडेंड पर टैक्स है, लेकिन डिविडेंड इंडियन कंपनी से हो तो टैक्स नहीं होगा, फॉरेन कंपनी से हो तो टैक्स होगा। ये सारा हमारा कोर्स में है, आगे आने वाले हैं। सो टोटल इनकम का मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ कि टोटल इनकम हम किसे कहते हैं। टोटल इनकम का मतलब होगा बाय एनी वे, बाय एनी सोर्स, हमें कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। समझो कोई कमीशन मिल गई, अब कमीशन मिल गई तो कहाँ लिखेंगे हम इसे? सैलरी है नहीं, बिजनेस है नहीं, रेंट नहीं हुआ, कैपिटल गेन नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा कमीशन? यहाँ पर आएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का इनकम अदर सोर्स में अगर फर्स्ट 4 में नहीं आ रहा है तो ये टोटल इनकम का डेफिनेशन है। और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है ये टैक्स। सो टोटल इनकम क्लियर हुआ। नाउ इनकम, अब नीचे इनकम में फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये मैंने आपको करवाया। अब कौन कौन सी इनकम पर हमें टैक्स देना है, सो ये अंडरलाइन करते जाओ। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर एग्जम्प्ट है, बट फॉरेन कंपनी का हो तो टैक्सेबल हो जाता है। अब ये देखो अलग अलग 29 टाइप्स दिए हुए हैं इनकम के, यहाँ पर हर एक पर टैक्स है, हर एक पर, किसी भी टाइप का कोई भी इनकम हो। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है। समझो हम डोनेट कर रहे हैं पैसा, किसी हॉस्पिटल को डोनेट किया, कॉलेज को डोनेट किया, स्कूल को डोनेट किया, तो वो स्कूल की इनकम में आ जाएगा डोनेशन, तो अब वो स्कूल को भी टैक्स देना है। सो ऐसा कोई डोनेशन किसी ट्रस्ट के द्वारा रिसीव किया जा रहा है तो उनको भी देना है। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड आइदर टू मीट पर्सनल एक्सपेंस और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, स्पेशल अलाउंस क्या होता है। समझो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे 5 दिन कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी भेज दिया, मुंबई भेज दिया, या हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। अब अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे टी कॉफ़ी ऑफिस प्रोवाइड करता है, कैंटीन में से आती है। घर पर हूँ तो मैं अपने घर पर लूँगा, लेकिन बाहर हूँ तो टी कॉफ़ी फूड, तो उसके लिए एक अलाउंस मिलता है। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, बट मैं कंपनी के काम से बाहर हूँ तो इसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए कहते हैं शॉर्ट में। अब कंपनी ने फिक्स किया कि आप मुंबई जाओगे 5 दिन के लिए, हम आपको 2000 रुपीज़ पर डे टीए डे देने वाले हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। यानी ये 2000 रुपीज़ कंपनी मुझे क्यों दे रही है, तो मुझे वहाँ खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, टी कॉफ़ी, तो ये सब ट्रैवलिंग के लिए जो ट्रैवलिंग पर होते हैं ना, तो उस टाइम पर कंपनी को देना होता है। अब डजंट मैटर कि मैंने 2000 की जगह 3000 एक्सपेंस किया या 2000 की जगह 200 एक्सपेंस किया, वो नहीं देखेगी कंपनी। कितना फिक्स मिल रहा है 2000, तो 2000 मिलेगा। 5 दिन के लिए कितना मिला 10,000, ये उस महीने की सैलरी में एडिशनल ऐड होकर आएंगे, बट इस पर भी टैक्स देना है। ऐसे नहीं है कि ये कंपनी ने हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है तो ये हमें टैक्स नहीं देना है, इस इनकम पर भी टैक्स देना है हमें। सो टोटल इनकम की डेफिनेशन में ये भी आता है, स्पेशल अलाउंसेस भी आते हैं। 6th पॉइंट, अलाउंसेस ग्रांटेड टू असेसी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर ही परफॉर्म्स हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और एट द प्लेस ही ordinarily resides or to compensate him for the increased cost of living। अंडरलाइन करोगे वर्ड increased cost of living। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर किसी कंपनी में हूँ, मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ और मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरा अपना घर है।
लेकिन कंपनी बोल रही है अब आपको 6 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना है और हम आपको बेंगलोर भेज रहे हैं 6 मंथ्स के लिए। अब मैं यहाँ से 6 मंथ्स के लिए बेंगलोर तो गया, बट बेंगलोर, पुणे ये सब IT हब हैं, वहाँ एक्सपेंस ज़्यादा होता है। अब मैंने वहाँ घर ही रेंट पे लिया तो मेरा घर का जो रेंट आ रहा है वो 30,000 पर मंथ आ रहा है। अब कंपनी टोटल मुझे कितना दे रही है सैलरी? 50,000। मैं यहाँ रह रहा हूँ 50,000 में हैप्पी हूँ, मुझे घर अपना है, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो मेरा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि मेरे रहने का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेंट देना पड़ेगा। अब ये रेंट अगर 50 में से मैं 30 रेंट दूंगा तो फिर बचेगा क्या? सो ये कंपनी को देना पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी दे रही है तो मेरी सैलरी 80 हो जाएगी। अब 80 हो जाएगी तो मेरे ऊपर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि 50,000 इंटू 12 करते हैं ना तो 6 लाख रुपए होते हैं। उसमें से हमने 1 लाख LIC में डाल दी है ना, तो हमारी इनकम 5 लाख हो जाएगी और टैक्स कितना हो जाएगा 5 लाख का? 0। लेकिन अगर 80,000 इनकम हो गई ना, इंटू 12 करेंगे 9,60,000 हो जाएगा। अब तो टैक्स लग जाएगा, सो ये भी टैक्स में ऐड होता है। इनके कहने का मतलब है ऐसा कोई वे नहीं कि आपको टैक्स नहीं देना है, हर एक इनकम पर टैक्स देना है। पॉइंट नंबर 13 देखोगे क्या लिखा हुआ है? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। कोई गैम्बलिंग किया, हॉर्स रेस किया, कहीं से भी कोई भी इनकम हुई, सब पर टैक्स देना ही है। नेक्स्ट इज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम एक टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम पर भी टैक्स देना है। अब डीम्ड इनकम किसे कहते हैं समझते हैं। डीम्ड इनकम किसकी होती है? ये मेरी इनकम नहीं है, लेकिन मेरे पास आ रही है, तो अब मुझे उस पर भी टैक्स देना होगा। कैसे? समझे ये एक A है और ये उसका फ्रेंड है B। ध्यान को समझना, डीम्ड इनकम, इसका डेफिनेशन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है। डीम्ड इनकम किसे कहेंगे? समझे ये एक A है, ये उसका फ्रेंड है B। अब एज पर इंडियन रूल्स 18 साल से ज़्यादा जिसकी एज होती है ना, उसका ही पैन कार्ड बनता है और उसी को ही टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि 18 साल से छोटे बच्चे भी पैसा कमाते हैं। जैसे किसी मूवी में काम कर लिया, किसी सीरियल में काम कर लिया। आप देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कितने छोटे छोटे बच्चे थे जब वो काम करते थे। सो उनको भी तो अमाउंट तो मिलता होगा एक्टिंग करने का। तो ये इनकम उसकी है, बट उसका टैक्स कैसे पे करेंगे? उसका तो पैन कार्ड ही नहीं है। सो वो टैक्स उसके पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा, वो इनकम उसके पेरेंट्स की काउंट हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड डीम्ड इनकम। उसकी नहीं है बट टैक्स पे करना है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ कि A और B आपस में फ्रेंड्स हैं। A के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें होटल्स, पार्टी प्लॉट, रिजॉर्ट सब है जो वो रेंट पे देते हैं। अब इमीडिएट A की डेथ हो गई और इस A का जो बेटा है, मैं स्मॉल a लिख रहा हूँ, उसकी अभी एज 5 इयर्स है, वो अभी 5 साल का है। लेकिन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है, वो रेंट पे भी जाती है, रेंटल इनकम भी आता है। अब उसका टैक्स कैसे पे करेंगे? तो A ने अपनी विल में लिखा था कि जब तक मेरा बेटा 5 साल का नहीं हो जाता, मेरी प्रॉपर्टी को मेरा फ्रेंड B संभालेगा। B के पास पूरे राइट्स हैं, मेरी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दे, उसका रेंट कलेक्ट करे और ये रेंट रखता जाए, जमा करता जाए। कोई खर्चा हो तो कर सकता है, बाकी रखता जाए। जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब वो खुद संभालेगा। रेंट कलेक्ट करने के पावर्स B के पास हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के पावर्स B के पास नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। ऐसा विल में इसने लिख दिया।
तो अब ये जो 500 करोड़ है, सपोज करो इसमें से हर महीने 5 करोड़ रुपया इनकम होता है, तो ये 5 करोड़ कौन रिसीव करेगा? बी बोलेगा ये मेरी इनकम तो नहीं है ना, ये इनकम किसी और की रिसीव कर रहा हूँ। तो अब इस कंडीशन में गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? ए की डेथ हो गई, उसका बेटा अभी 5 साल का है, इनकम रिसीव कर रहा है बी बोलेगा मेरी इनकम तो नहीं है। बट जब तक रिसीव बी कर रहा है तब तक ये 5 करोड़ की इनकम बी को ऐड हो जाएगी बी की इनकम में, एंड बी को टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचा वो अलग रखता जाएगा एक अकाउंट में, और जब ये 18 साल का हो जाएगा पूरा का पूरा उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स तो लेने वाली है, टैक्स नहीं छोड़ने वाली। ऐसा नहीं कि 5 साल का है तो अब उसे टैक्स नहीं ले सकते, नहीं, ये बी के लिए क्या हो जाएगी, क्या कहेंगे बी के लिए इस इनकम को? डीम्ड इनकम। उसकी नहीं है ये इनकम, बी की नहीं है, बट रिसीव कौन कर रहा है? बी कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। उस पर भी टैक्स देना है। तो ये सारे के सारे इनकम्स हैं, वैसे सभी रीड करने, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारे आप होमवर्क में रीड करोगे, और कोई टर्म नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्लियर करोगे। नेक्स्ट इज 18th, कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ऑफ द नेचर रेफर्ड। कोई कंपेंसेशन मिला हो, समझो कोई एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है, मशीन में उसका हाथ आ गया, सो उसे 15 दिन 20 दिन छुट्टी दे दी गई, और फैक्ट्री ने उसे 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया, बट उस कंपेंसेशन में से उसका खर्चा 50,000 हुआ, तो बाकी पे इनकम होगी। सो ऐसा कोई कंपेंसेशन रिसीव्ड हुआ हो तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। 20, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी। कंपनी कोई बेनिफिट दे रही है, समझो कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और कंपनी ने उसे घर रहने के लिए दे दिया फ्री में, उस पर भी टैक्स देना है। फ्री बेनिफिट मिला, टैक्स देना है। 22, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज डिफाइंड। प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू मिल गया। अब प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू मिल जाना मीन्स एक तो होता है रेंटल इनकम, दूसरा होता है कई लोग क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर भाड़े पे दे देते हैं, ये भी तो इनकम हो गई। या ऐसा होता है कि समझो उनका घर मेन रोड पर आ रहा है, सो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर जाने का रास्ता रखेंगे, एक दरवाज़ा, बाकी आगे एक शॉप बनाकर रेंट पे दे देंगे। घर के आगे ही शॉप्स होते हैं, आप देखो मेन रोड पर ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। घर में जाने के लिए तो इतना ही रास्ता चाहिए, बाकी तो शॉप बना दिया आगे, सो वो रेंट भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो भी इनकम में ऐड हो जाएगा। देन 25, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस। अगर कोई पैसा एडवांस में ले रहे हैं तो वो भी इनकम है। 27, असिस्टेंस बाय वे ऑफ सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक बाय whatever name called by central government or state government or any authority is given to be assessee। समझो सब्सिडी मिली है किसी को गवर्नमेंट की तरफ से। सब्सिडी क्या होती है, पता है किसी को? ठीक है, हाँ, सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए देती है। सपोज करो अभी लास्ट ईयर ऐसा था कि आप कोई 2 व्हीलर ले रहे हो और वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, तो आपको 15,000 का सब्सिडी मिलेगा। मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, सो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, स्कूटर, एक्टिवा, बाइक कुछ भी लिया तो आपको 15,000 गवर्नमेंट दे रही है। सो अगर ऐसा कुछ सब्सिडी मिला ना तो वो भी आपकी इनकम है, वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि साल में जितना कमाया होगा उसमें वो भी ऐड हो जाएगा। अब आते हैं 29 पॉइंट पर। एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 56, ये सेक्शन याद नहीं करना है आपको। बीइंग पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज ड्यूटी, एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी मीन्स
कभी ड्यूटी छोड़ी, ड्यूटी पूरी हो गई, समझो कि एज है, वो एज पूरा हो गया, उसके बाद रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो सब भी इनकम टैक्स में ऐड हो जाएंगे। यानी ड्यूटी के टर्मिनेशन पर मिला हुआ कोई भी अमाउंट ऐड हो जाएगा। In order to clearly grasp the meaning of the term income, the following points must be considered. First, tainted illegal income is also taxable, like legal income. Thus, income from smuggling is also taxable. अब अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है और उसमें से इनकम हुई तो वो भी इनकम टैक्सेबल है। अब कोई बताएगा स्मगलिंग करेगा तो नहीं बताएगा, बट पकड़ा गया तो, समझो कोई गोल्ड स्मगल कर रहा है या कोई भी ड्रग्स स्मगल कर रहा है, कोई ईमानदारी से तो नहीं बताएगा ना कि मैंने ड्रग्स स्मगल किए हैं, मैंने 10 करोड़ कमाए, पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये कब होता है? जब वो पकड़ा गया, फिर बाद में उसके घर रेड की गई और वहाँ से पैसा निकला, तो उसने एक्सेप्ट किया कि ये पैसा मैंने स्मगलिंग में से ही कमाया है, तो उसका स्मगलिंग का पैसा भी टैक्सेबल काउंट कर लिया जाएगा। हाँ, उसे सज़ा होगी वो अलग। ये है कि इनकम टैक्स अपना टैक्स लेगा, क्योंकि इनकम तो की ना उसने, भले गलत रास्ते से की, बट इनकम तो की, सो इनकम का टैक्स तो देना है, साथ में उसे सज़ा होगी वो अलग होगी। इनकम रिसीव्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटीज एंड डिफाइनाइट सॉर्ट्स इज ऑल्सो टैक्सेबल। इसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। किसी भी टाइप का कोई भी इनकम हुआ, चाहे वो रिसीव्ड हुआ है नहीं हुआ है, सब टैक्सेबल है, गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ 24 पर। डिस्प्यूटेड टाइटल। अब डिस्प्यूटेड टाइटल कैसे कहते हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिस्प्यूट में होती हैं, एक बोलेगा मुझे चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे चाहिए, तो प्रॉपर्टी किसकी हुई? तो किसी को तो फाइनली मिलेगी, इसे डिस्प्यूटेड टाइटल कहते हैं। ध्यान से समझना ये कैसे होता है डिस्प्यूटेड टाइटल। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। जो मिस्टर बी है वो ए का बेटा है, ठीक है, और ये है सी जो इसकी वाइफ है बी की। तो फैमिली हुई, ए फादर है, बी उसका बेटा है, सी उसकी वाइफ है। अब बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, लेकिन उसका फादर जिंदा है, उसकी वाइफ जिंदा है। अब बी के नाम पर एक प्रॉपर्टी ली हुई थी जिसका वैल्यू है 5 करोड़ रुपीस। अब सी बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड की है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, ये विडो हो गई, विधवा हो गई, तो अब ये प्रॉपर्टी हस्बैंड के बाद वाइफ की होती है। लेकिन फादर बोल रहा है ये मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है, ये मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरा बेटा था। अब ये प्रॉपर्टी किसकी? वाइफ की या फादर की? दोनों ही अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में अगर बी ने कोई विल बनाई है कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी ए की, तो ए को हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी सी की तो सी की हो जाएगी। विल में लिख दिया मेरी प्रॉपर्टी किसी मेरे फ्रेंड को दे देना, उसका नाम लिख दिया है तो वो उसको मिल जाएगी। लेकिन बी ने विल ही नहीं बनाई, कोर्ट ने ऑप्शन दिया हाफ हाफ करके ले लो, पहले तो सेटलमेंट कर लो आपस में, आधा आधा ले लो, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़। दोनों जिद पे अड़े, नहीं मुझे चाहिए तो पूरा ही चाहिए, और ये केस चलने में 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं, तब तक प्रॉपर्टी भी खंडर हो जाती है। ठीक है, अब इसे कहते हैं डिस्प्यूटेड टाइटल। तो डिस्प्यूटेड टाइटल, अब जब तक ये प्रॉपर्टी का डिसीजन है प्रॉपर्टी किसकी है, तब तक ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, हर महीने 5 लाख रुपया रेंट आ रहा है इसमें से। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और 5 लाख रुपया महीने का रेंट। अब इस 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स कौन भरेगा? सी बोलेगा ये 5 लाख रुपया जा रहा है बी के अकाउंट में। फाइनली क्या होगा, जब भी ये प्रॉपर्टी सी को मिली तो प्रॉपर्टी प्लस रेंट सी का हो जाएगा, प्रॉपर्टी ए को मिली तो प्रॉपर्टी प्लस रेंट ए का हो जाएगा। लेकिन जब तक इनकम हो रही है उस इनकम का टैक्स कौन देगा गवर्नमेंट को? ये डिस्प्यूटेड टाइटल है, डिस्प्यूटेड टाइटल का भी टैक्स देना पड़ता है, उसके रूल्स हैं। रूल्स, हाँ, जब तक ये दोनों डिसाइड करें ना, लेकिन ये डिसीजन लेने में 10-10 साल लग जाते हैं कोर्ट को। तब तक क्या करेंगे, ये जो रेंट है ना ये कोर्ट के अकाउंट में जमा होंगे। जो जज होता है ना कोर्ट का, वो कोर्ट का अकाउंट दे देगा।
कि आप टेनेंट तो रेंट देना है उसको बोलेंगे आप कोर्ट में दे दो ये रेंट, फिर जब हम डिसीजन लेंगे ना तो वो पैसा इनको दे देंगे जिसके भी फेवर में डिसीजन आया। सो इससे टाइम लगता है बहुत सॉल्यूशंस आने में। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल गिफ्ट। Certain gifts of personal nature as stated in the list of exception under section 56, ये याद नहीं करना है, are not treated as income. Gift exceeding 50,000 in aggregate received without consideration by any individual from any person or persons. अगर एक भाई अपने भाई को गिफ्ट कर रहा है, अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर रहा है, मदर फादर को गिफ्ट कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन बर्थडे पर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रिसीव करने वाले के लिए। अगर वो 50,000 से ज़्यादा हो गई तो टैक्स देना पड़ेगा। समझो 10 फ्रेंड है, 10 ने मिलकर 10,000 गिफ्ट किए, 1 लाख का गिफ्ट हो गया, 50,000 से ज़्यादा है टैक्सेबल हो जाएगा। सो गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। Point number 12. Reward given to a finder of a lost article does not attract any tax. अगर कोई लॉस्ट आर्टिकल आपने फाइंड करके दिया है ना तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। समझो पुराने ज़माने का कुछ लॉस्ट फाइंड करके दिया और उसके लिए एक रिवॉर्ड मिला। समझो लॉस्ट क्या, टाइटैनिक डूब गया था, अब मिला है, ठीक है, किसी ने तो जाकर अंदर ढूंढा होगा ना, अब उसने ढूंढा और उसे 50 लाख का इनाम मिला तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो रिवॉर्ड है। ऐसा कुछ किया है जो रिवॉर्ड मिले, गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिला, उसके ऊपर टैक्स नहीं। 14th, पिन मनी रिसीव्ड बाय वाइफ फॉर हर ड्रेस, पर्सनल एक्सपेंस एंड स्मॉल सेविंग्स आउट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंस इज नॉट ट्रीटेड एज हर इनकम। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा दे रहा है उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो वो इनकम नहीं होती। यहाँ इन्होंने समझाया है क्या इनकम होता है और क्या इनकम नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म इज एसएससी। एसएससी किसे कहते हैं? जिसको टैक्स पे करना है ना उसको कहते हैं एसएससी। जो टैक्स पेयर होता है उसको एसएससी कहा जाता है। अब इस चैप्टर में से क्या आ सकता है? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 26। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर टिक कर दीजिए। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? अब देखिए प्रीवियस ईयर, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो 21-22 प्रीवियस ईयर है। एंड असेसमेंट ईयर है 22-23। अब इसमें मीनिंग को समझना है। ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब हुआ? सो ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 21 से लेकर पूरा होगा 31 मार्च 22। इन 12 मंथ्स में जितना पैसा कमाया उसका टैक्स हमें इधर देना है। आज डेट कौन सी है? 1 सितंबर 22, ये आज की डेट है, ठीक है। सो 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक जितना पैसा कमाया, मार्च में ईयर पूरा होगा, उसका टैक्स हमें देना होता है 22-23 में, क्योंकि लास्ट ईयर कितना पैसा किसने कमाया उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, तो उसका टाइम लिमिट है। ये पैसा हमें कब तक गवर्नमेंट को देना है? तो 31 जुलाई 22 तक हमें अपना इनकम गवर्नमेंट को देना होता है। यानी मार्च में साल पूरा हुआ तो गवर्नमेंट हमें अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 महीने देती है कि आप अपना फाइनल अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, आपको कितनी इनकम हुई, आपके एडजस्टमेंट्स कितने हैं, आपका डेप्रिसिएशन कितना है, सब कुछ कैलकुलेट कर 4 महीने में फाइनल करो कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट को पूरा डिटेल देना होता है।
ये काम सीए करता है, उसके लिए वो सीए चार्जेस लेता है, डिपेंड कि सिंगल है, बिजनेस है, क्या है। बट गवर्नमेंट 4 महीने देती है, 4 महीने में काउंट कर टैक्स देना होता है। तो ये जो डेट आती है ना, ये 22-23 में आती है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है। अब जो करंट ईयर में जो पैसा कमा रहे हैं, तो करंट ईयर अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 22 से लेकर ये पूरा कब होगा, 31 मार्च 23। अब अभी तो सितंबर 22 चल रहा है। सो इस साल में कौन सा पर्सन, कोई भी पर्सन कितना पैसा कमाएगा, किसको पता? तो वो तो मार्च होगा तब पता चलेगा ना कितना पैसा मिला, ठीक है। सो उसका टैक्स हमें कब पे करना है, सो 31 जुलाई ये टैक्स हमें पे करना पड़ेगा 4 महीने में। सो 31 मार्च तक कमाए हुए पैसों का टैक्स पे करना है 31 जुलाई 23 तक, 4 महीने मिलते हैं। ओके, सो ये है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब इसमें से और क्या आ सकता है, तो वो है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर इलस्ट्रेशन 2। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अलग दिया होगा उसमें। देखो ये वाले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होंगे, न्यू एडिशन में ये दिया होगा। ओल्ड एडिशन में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अलग दिया हुआ है। सो अब अगर करंट ईयर के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाए कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो आपको ये लिखना है, असेसमेंट ईयर ये लिखना है। अब यही जब मैं नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो ईयर चेंज हो जाएंगे, कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, इसलिए न्यू बुक चाहिए होता है हमेशा। 30 पेज नंबर 30 इलस्ट्रेशन 2। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं ना, ये कौन है। सो फर्स्ट दिया हुआ है रामानंद सागर, ये ओल्ड एडिशन में भी दिया होगा, हर साल सेम होता है। रामानंद सागर एक नेम है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो आपको आंसर क्या करना है कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। देन नेक्स्ट इज देसाई ब्रदर्स, तो देसाई ब्रदर्स, शिकारपुरी स्वीट्स, ये एक फर्म है, ये एक फर्म का नेम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि ये एक फर्म है। देन नेक्स्ट इज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड क्या है, तो ये कंपनी का नाम है। जब भी पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाओ ना, तो ये कंपनी हो जाती है, तो सामने लिखेंगे ये कंपनी है। नवसारी म्यूनसिपालिटी, नवसारी म्यूनसिपालिटी ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सो लोकल अथॉरिटी कहते हैं। नवसारी म्यूनसिपालिटी, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी, कोई भी म्यूनसिपालिटी हो, ये लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। अटीरा, अब जब भी ऐसा कोई वर्ड हो, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अटीरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जैसे समझो आपकी सोसाइटी है, किसी भी एबीसी सोसाइटी में आप रहते हो, तो वो भी क्या है, वो एक एसोसिएशन होता है। वहाँ पर आप मंथली मेंटेनेंस पे करते हो, उसके लिए सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट करती है, रोड क्लीन करवाती है, सोसाइटी के अंदर वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट। तो ये क्या है, ये एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक तो आएगा ही, हर साल आता है, इसमें से एक तो हर साल आता ही है। गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी ये है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स। राम रहीम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एंड जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कुमार एंड देयर चिल्ड्रेन, तो ये आप 11th में करके आए हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, ये HUF होते हैं। एंड भाग्योदय बैंक लिमिटेड, ये एक कंपनी होगी। पेज नंबर 33 कैजुअल इनकम, ये एक बार रीड कर लेना, किसे कहते हैं कैजुअल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं है, पेज नंबर 34। अगर कोई फार्मर 1 करोड़ रुपया भी कमा रहा है ना खेती करके, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं
कि उनके पास बहुत ज़मीनें हैं, समझो एक फार्मर है, रिच फार्मर है, कहीं पर भी है, गुजरात में हो या पंजाब में हो, वो साल का 10 करोड़ रुपया भी कमा रहा है ना, टैक्स नहीं लगने वाला उसके ऊपर, लेकिन वो खेती करके कमाए। ऐसा ना हो कि कमाए कहीं और से और दिखाए खेती में से कमा रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही कमाना है उसे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। समझो कोई कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहा है ना, कॉफ़ी, सो जो रॉ कॉफ़ी होती है ना, या रॉ टी होती है, टी प्लांटेशन, उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसे प्रोसेस कर कर टी पाउडर बनाया जाता है। जो हम चाय पत्ती डालते हैं ना, उसे कहते हैं टी पाउडर। टी पाउडर बनाने पर टैक्स है, कॉफ़ी पाउडर बनाने पर टैक्स है, रबड़ बनाने पर टैक्स है, लेकिन उनकी खेती करने पर कोई टैक्स नहीं है। पेपर पर टैक्स है, लेकिन उसका एग्रीकल्चर करने में कोई टैक्स नहीं है। सो इसे कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पेज नंबर 39 में दिया हुआ है, पेज नंबर 39 पर नीचे बी पॉइंट दिया हुआ है, देखो, पार्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीन्स आधा एग्रीकल्चर है और आधा एग्रीकल्चर नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेज नंबर 45। पेज नंबर 45, फर्स्ट इज टैक्स प्लानिंग, ये आप रीड कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग रीड करना है आपको। नीचे है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, ये यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज्ड होते हैं। पेज नंबर 45 पर है टैक्स अवॉइडेंस एंड पेज नंबर 46 पर है टैक्स एवेशन, लिखा हुआ है देखो, टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस को समझेंगे क्या है। देयर इज अ थिन डिफरेंस, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। Any planning done in contravention to legal requirements defeat the basic intention of legislature behind the statute could be termed as tax avoidance। अब टर्म में जाएंगे, आप पीछे आ जाओ सीधा, डिफरेंस दिया हुआ है। पहले मैं टैक्स अवॉइडेंस आपको बता दूं। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि आप, जैसे आपकी इनकम 6 लाख हो गई, 6 लाख हो गई तो आपका टैक्स आ जाएगा, लेकिन आपने 6 लाख में से 1 लाख रुपीज़ LIC में डाल दिया तो आपकी इनकम 5 लाख हो गई और 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। सो दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। अब नीचे लिखा हुआ टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन क्या है, ये इलीगल है, ये इलीगल है। टैक्स एवेशन में क्या होता है कि किसी की इनकम हुई 10 लाख रुपीज़ और उसने अपनी इनकम दिखाई 5 लाख रुपीज़, तो ये इलीगल है। जानबूझकर अपनी इनकम कम दिखाई, अपना सेल कम दिखाया, अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाए, अपनी इनकम छुपाई, ब्लैक मनी जनरेट की। कोई टीचर है, उसके पास 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसने 10 स्टूडेंट का ही फीस दिखाया। कोई बिजनेसमैन है, रोज का 1 लाख रुपए का सेल करता है, लेकिन आधे बिल कच्चे बनाता है, आधे बिल पक्के बनाता है। पक्के का मतलब होता है GST के साथ, और कच्चे बिल बनाता है मीन्स कच्चा बिल बनाकर कैश ले लिया, ये इलीगल है। सो टैक्स एवेशन कैसे होता है, पेज नंबर 46 पर नीचे देखो। टैक्स एवेशन वो कहाँ से होता है, तो वो होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स कम दिखाना, क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, खर्चा ज़्यादा दिखाना, चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंस, गया होगा पर्सनल काम से, ड्राइंग्स होंगे, बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिया, ये सब रॉन्ग है, ये सब इलीगल है। सो टैक्स अवॉइडेंस लीगली कर सकते हैं, टैक्स एवेशन इलीगल है। इसमें से इस चैप्टर में से क्या आ सकता है, पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताया, टोटल इनकम बताई, देन डीम्ड इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन एंड नेम्स बताए, रामानंद सागर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये पॉइंट्स इस चैप्टर में से आ सकते हैं। सो दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पर। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो।